शुभ प्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज मैं हिंदी व्याकरण वर्ण विचार इस टॉपिक की पीपीटी के माध्यम से रिवीजन लेने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं वर्ण की परिभाषा। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता उसे ही वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं ल, आधा स। इसके ल और स के नीचे जो मात्रा दी गई है उसे हलंत कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि वह भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और इसे ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण एक तत्सम शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रंग। वर्ण का मूल आधार जो है वह ध्वनि भाषा की वह लघुत्तम इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। इस उदाहरण को गौर से देखिए, ई, क, ख आदि जो है वह वर्ण है, इसे खंड नहीं किए जा सकते हैं। अब जान लेते हैं वर्णमाला। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। एक एक करके उनकी जानकारी लेते हैं। पहला देखते हैं स्वर। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, अर्थात वे ध्वनि जिनके उच्चारण में श्वास फेफड़ों उठकर बिना किसी बाधा के मुंह या नाक द्वारा बाहर निकलती है, तो किसी प्रकार की कोई बाधा या स्फोट उत्पन्न नहीं होता है। उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। मित्रों, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। आप कोष्टक में देख सकते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह हिंदी के 11 स्वर है। वैसे देखा जाए तो शुद्ध स्वर 10 होते हैं। रु को शुद्ध स्वर में नहीं गिना जाता है, कारण यह स्वर और व्यंजन का मेल है ई और र। मित्रों, स्वर के भी 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक एक करके उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर उसे ही मूल स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर भी कहलाते हैं कारण इनके निर्माण में अन्य स्वरों का योगदान नहीं होता है। इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं कारण इनके उच्चारण में कम समय लगता है। उदाहरण देखिए अ, ई, उ, री। अब दूसरा प्रकार देखते हैं दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए अ, आ, ई, उ, इस प्रकार। तीसरा भेद देखते हैं प्लुत स्वर। मित्रों, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अवर्ण स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजनों का अपना स्वरूप निम्नलिखित होता है, जैसे आधा क, आधा च, आधा छ, आधा ज, आधा झ, आधा त, आधा थ, आधा ध आदि। अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल चिन्ह जो है हट जाता है, तब ये इस प्रकार लिखे जाते हैं क, छ, ज, झ, त, थ, द। आप इस पीपीटी में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आयोग वह किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में अम जिसे अनुस्वार कहते हैं और आहा जिसे विसर्ग कहते हैं, उन्हें ही आयोग वह कहते हैं। ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। इन्हें स्वरों के बाद स्थान दिया जाता है। पहला है अनुस्वार। नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अनुस्वार कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए
कंस, हंस, गंगा, लंका। इनका उच्चारण करते समय हवा जो है नाक से निकलती, इसलिए उन्हें अनुस्वार कहते हैं। दूसरा है अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है तब उन्हें अनुनासिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए हंस, आँख, चांद आदि। तीसरा है विसर्ग। वर्ण के अंत में लगने वाली दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए अतः, प्रातः आदि। अब आगे देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। इनकी संख्या 33 है। इन्हें निम्नलिखित 3 भेदों में बांटा जाता है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। जैसे क वर्ग, इसमें आते हैं क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग, इसमें आते च, छ, ज, झ, त्र। आगे ट वर्ग, इसमें आते ट, ठ, ड, ढ, न, ण, ढ आदि भी आते हैं। त वर्ग, इसमें आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग, इसमें आते हैं प, फ, ब, भ, म। अब दूसरा भेद देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन तथा स्वरों का मध्यवर्ती सा लगता है। स्वर व्यंजनों के ये अंतः स्थिति से जान पड़ते हैं। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के परस्पर मिलने से होता है। इन चारों वर्णों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये निम्नलिखित 4 है य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। श, श, स, ह। इन चारों वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं उच्चारण स्थान तालिका। पहला है वर्ण अ, आ, क, ख, ग, घ, ण, ह। इनका उच्चारण जो है विसर्ग कंठ और जीभ का निचला भाग और ये आते हैं कंठस्थ श्रेणी में। दूसरा है ई, ई, च, छ, ज, झ, त्र, य, श। इनका उच्चारण करते वक्त तालु और जीभ का संबंध आता है और ये आते हैं तालव्य श्रेणी में। तीसरा है री, ट, ठ, ड, ढ, न, ढ, ढ, र, श। इनका उच्चारण करते वक्त मूर्धा और जीभ का संबंध आता है और ये आते हैं मूर्धन्य श्रेणी में। चौथा है त, थ, द, ध, न, ल, स। इसका उच्चारण करते समय दांत और जीभ का संबंध आता है, इसलिए ये आते हैं दंत्य श्रेणी में। पांचवा है उ, उ, प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण करते समय दोनों होठों का संबंध आता है, इसलिए यह ओष्ठ श्रेणी में आते हैं। आगे वर्ण ए, ऐ। इनका उच्चारण करते समय कंठ, तालु और जीभ का संबंध आता है, इसलिए कंठ तालव्य श्रेणी में आते हैं। आगे के वर्ण है ओ, औ। इनका उच्चारण करते समय दांत, जीभ और ओठ आदि का संबंध आता है, इसलिए ये आते हैं कंठोष्ठ श्रेणी में। आगे वर्ण है व। इसका उच्चारण करते समय दांत, जीभ और ओठ इनका संबंध आता है, इसलिए आते हैं दंतोष्ठ श्रेणी में। अब एक इमेज देखिए उच्चारण स्थान। उच्चारण करते वक्त जो दिया हुआ है नासिक्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ, कंठोष्ठ, तालव्य। जब वर्ण और स्वर का उच्चारण करते समय किस अवयव का किसके साथ संपर्क होता है या संबंध आता है, उसके हिसाब से यह
उच्चारण स्थान दिया हुआ है। आगे है अंत में उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए गए हैं, जिसका आधार श्वास वायु की मात्रा है। पहला है अल्प प्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की कम मात्रा निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण में आता है। दूसरा है महाप्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मात्रा की अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण इस प्रकार में आता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पीपीटी के माध्यम से मैंने आपको जो टॉपिक रिवाइज किया है वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।